दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के क्षेत्र में ताइवान सबसे ज्यादा अग्रणी है। इवन मैंने आपको एक दिन एक विश्लेषण करके बताया था जिसमें निष्कर्ष ये निकला था कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना इन्वेट कर देता है तो दुनिया का 90% सिस्टम लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा निर्भर है ताइवान के ऊपर। तो अल्टीमेटली इस समय सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाया जाए तो इन सारी चीजों की जो इन्वेंशन है ये जापान के अंदर ही हुई थी और शुरुआती दौर में जापान ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के क्षेत्र में सबसे अग्रणी हुआ करता था। जापानीज टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दुनिया का हर एक व्यक्ति उसका लोहा मानता है। ये सारी चीजें शुरुआत ही जापान से हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय में जापान ने इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ताइवान की तुलना में पिछड़ गया। लेकिन इसके बावजूद आज अगर जापान की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जापान के पास डिजाइनिंग तैयार है, इसके फैब्रिकेशन की व्यवस्थाएं हैं, इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए इकोसिस्टम है, इन्हें जिन चीजों से मैन्युफैक्चर किया जाता है वो सारे टूल्स वगैरह जापान के पास उपलब्ध हैं। और कहने का मतलब एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम उसके पास तैयार है जिससे कि वो आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सारी चीजें जापान भारत को देने वाला है तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपको शायद याद आ रहा होगा मैंने 3 से 4 दिनों पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जापान का एक डेलीगेशन जिसमें लगभग 100 सदस्य थे, जिसमें कुछ जापानीज मिनिस्टर भी थे, कुछ इसमें जापानीज कंपनी के बड़े बड़े ऑफिशियल थे। इन्होंने भारत आकर अश्विनी वैष्णव जी के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और ज्यादा सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। और इसके बाद बताया ये जा रहा था कि आने वाले कुछ ही समय में जापान द्वारा किसी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया जा सकता है जो कि भारत में होगा। तो दोस्तों फाइनली वो बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है और बताया जा रहा है कि जापान और भारत के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर कोऑपरेशन होगा, जिसके लिए MOU साइन हो चुका है। अब यहाँ पर आप कंडीशन सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि भारत के अंदर इन सब चीजों को लेकर लगभग पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिन भी चीजों की एक्सपर्टीज जापान को है वो सारी की सारी भारत आने वाली है, जिसमें आप सेमीकंडक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। शुरुआती चरण डिजाइन का ही होता है तो वो जापान कर सकता है और उसी क्षेत्र में जापान भारत के अंदर सहयोग बढ़ाएगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन के बाद में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो वो सारी चीजें भी जापान भारत के अंदर सेटअप करेगा। इसके अलावा दोस्तों सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इक्विपमेंट रिसर्च के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा और इसके अलावा टैलेंट डेवलपमेंट यानी एक ऐसी वर्कफोर्स भी तैयार की जाएगी जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम कर सके। ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे कर्मचारी तैयार किए जाएंगे, उन्हें ट्रेन किया जाएगा जो कि इस क्षेत्र में काम कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो सारी चीजें चाहिए होती किसी देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो सारी चीजें जापान देने के लिए तैयार है। यानी ताइवान जब देगा तब तो देगा, लेकिन इससे पहले जापानीज टेक्नोलॉजी ही भारत आ जाएगी। और ऐसा करने वाला जापान क्वाड का दूसरा देश माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इसी तरह की कुछ डील हमारी अमेरिका के साथ भी हो चुकी है। इवन अमेरिका के साथ तो एक स्टेप आगे भी बढ़ चुके हैं। अमेरिका की कंपनी माइक्रोन भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहां पर सेमीकंडक्टर को असेंबल करने के लिए और साथ ही इनकी टेस्टिंग को लेकर एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो अब यही सारी चीजें जापान भी बहुत जल्द करने वाला है। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक जापानीज कंपनी है रैपिडस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक नई कंपनी है जापान की, लेकिन काफी बड़े स्केल पर इसकी शुरुआत की गई है और इसके कुछ ऑफिशियल आए थे जिन्होंने भारत आकर इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर ढूंढे। तो अल्टीमेटली ये कंपनी ही भारत में इन फ्यूचर ऑपरेट करने जा रही है। और फिलहाल की पोजीशन अगर देखी जाए तो रैपिडस भारत के साथ में इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं कर रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गई केवल सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की बात, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्रों में जापान भारत के साथ काफी बड़े स्केल पर टाई अप करने जा रहा है। और इसके तहत बताया ये जा रहा है कि 5 ट्रिलियन येन आने वाले कुछ वर्षों में जापान भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो 5 ट्रिलियन येन ये बहुत बड़ी रकम हो गई। येन में आपको बता दूं कि जापानीज करेंसी है और इतना इन्वेस्टमेंट एक साथ अगर भारत में किया जा रहा है तो हर हाल में आप कह सकते हैं कि जापान एक दूसरा चाइना दिख रहा है भारत के अंदर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जापान का जीरो चाइना पॉलिसी रही है। उन्होंने इस बात को निर्धारित कर लिया है कि किसी भी परिस्थिति में चाइना को हमसे कोई लाभ ना हो। और ये जो 5 ट्रिलियन येन जापान भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इसमें कुछ सेक्टर्स को शामिल किया गया है, जिसमें एक तो सेमीकंडक्टर है, दूसरा है हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत और जापान आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक सेक्टर है स्टील और इसी के साथ साथ एक और सेक्टर को ऐड किया गया है, वो है अमोनिया। तो इन सब
क्षेत्रों में एक साथ कॉपरेशन करने के लिए 5 ट्रिलियन येन जापान इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जापानीज कंपनी पैनासोनिक ये बैटरी बनाने के मामले में दुनिया की लीडिंग कंपनी है और स्पेशली अगर बात की जाए ईवी का सेक्टर तो जो टेस्ला कार होती है उसके लिए सबसे ज्यादा बैटरीज यही कंपनी तैयार करती है। तो ये भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और भारत के अंदर ही ईवी सेक्टर के लिए बैटरीज का निर्माण करेगी। तो टेस्ला ऑलरेडी आने वाली है और उसके बाद अगर पैनासोनिक भी आ जाती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो इकोसिस्टम चाहिए होता है वो भी पूरी तरह से भारत के अंदर तैयार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके बाद तो ताइवान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वैसे ताइवान तो आएगा ही आएगा, उसकी प्लानिंग्स अलग है और काफी बड़े स्केल पर वो भारत के अंदर एंट्री लेगा, लेकिन उससे पहले ये जो जापान की एंट्री देखने के लिए मिल रही है ये भी अभूतपूर्व है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।